देखो इंक्लिनेशन बोलते আমরা ওইটাই বুঝি যে স্লোপ, ঠিক है, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस के साथ जितना एंगल वो बनाएगा वो दैट इज नोन एज कोई भी लाइन दैट इज नोन एज माय इंक्लिनेशन एंगल थीटा। तो 0 से पाई होता है वो, ठीक है, 0 से पाई हम लोग मेजर करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन की इंक्लिनेशन 0 है, वर्टिकल लाइन की इंक्लिनेशन π/2 है। स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन लाइन थीटा है, देन tan थीटा इज नोन एज द स्लोप। ये सब तुमको पहले से पता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 है, वर्टिकल लाइन का नॉट डिफाइंड है, tan 90 इंफिनिटी है। 0 मतलब है m0, 0 और 90 के बीच में m पॉजिटिव, तो मतलब इंक्रीजिंग लाइन है जो 0 और 90 के बीच में है। और ये वाला लाइन जो है दैट इज डिक्रीजिंग लाइन आगे चल के। थीटा 90 में नॉट डिफाइंड है क्योंकि इंफिनिटी है, थीटा 90 हो जाएगा, उसका स्लोप इनफिनिट है। और 90 और 180 के बीच में m नेगेटिव है। स्लोप ऑफ 2 पॉइंट फार्मूला y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। x1 इक्वल टू x2 अगर हो गया तो ये वर्टिकल लाइन हो जाएगा, तब उसका स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि नीचे 0 हो गया। y1 इक्वल टू y2 हो गया, मतलब दोनों का समझ में आ रहा है ना, जैसे y1 इसका हाइट और इसका हाइट से, तो y1 y2 सेम हो जाना, मतलब ये फ्लैट लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसका स्लोप 0 हो गया। Two non-vertical lines are parallel if their slopes are equal. Two non-vertical line perpendicular अगर m1 equal to m2 equal to -1. Angle between two lines is मॉड ले लेते हैं हम लोग m1 minus m2 by 1 plus m1 m2। एक्यूट होने के हम लोग इसलिए मॉड लेते हैं टू इंडिकेट दें, क्योंकि दो लाइन के बीच में एक एक्यूट एंगल है, एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो एक्यूट के लिए हम लोग मॉड दे देते हैं, अगर ऑब्ट्यूज चाहिए तो हम लोग पाई माइनस थीटा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 30 डिग्री चाहिए, लेकिन क्वेश्चन पूछ जाएगा फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन टू लाइन, तो पाई 180 माइनस 30 150 हो जाएगा, ठीक है। इतना तक कुछ नहीं है। इंटरसेप्ट मतलब ये था इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, ये x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट। ए लाइन काट्स एक्सिस एट a0 0 b, then a and b are known as the x intercept y intercept of a line. Intercept of a line may be positive, negative, 0 भी हो सकता है। जैसे ये लाइन है तो इसका इंटरसेप्ट 0 हो गया, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज नॉट डिफाइंड। जो लाइन फ्लैट लाइन है, जैसे ये वाला लाइन फ्लैट लाइन, इसका x इंटरसेप्ट है ही नहीं, नॉट डिफाइंड है। y इंटरसेप्ट जैसे सिमिलरली वर्टिकल का y इंटरसेप्ट नहीं है, x इंटरसेप्ट है, नॉट डिफाइंड। इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन से जो पास करता है उसका इंटरसेप्ट 0 है। अभी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जितना हमने अभी तक पढ़ा है, ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू b, और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू a। ये हमेशा उल्टा पुल्टा होता है। स्लोप पॉइंट फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू x माइनस x1। वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, तुरंत हो गया अपना, तुरंत। अभी कौन से है, एक ट्रायंगल वाला, अरे इसको रोटेट करना होगा, अभी तो रोटेशन करके आया, रोटेट करना। टू पॉइंट फॉर्म, दो पॉइंट के जाने वाला लाइन का इक्वेशन ये वाला है। डिटरमिनेंट वाला अभी तक तुमने इतना नहीं किया बोल के डिटरमिनेंट वाला भी अवॉइड कर सकते हो, लेकिन हमको ये पता है क्या था टू पॉइंट फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये एक्चुअली m है, तो उसी को लिखा है यहाँ, थोड़ा साइड चेंज करके इधर उधर। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये तो बहुत ही फेमस फॉर्म है, y इक्वल टू mx प्लस, ये अपने को पता है। हाँ अच्छा, x इंटरसेप्ट देखिए एक फॉर्मूला है जो हम लोग बोर्ड पे भी नहीं सीखा था, सिर्फ y इंटरसेप्ट वाला हम लोग सीखते हैं, y इक्वल टू mx प्लस। जो ओरिजिन से पास करते हैं उसका तो c नहीं है, तो y इक्वल टू mx फॉर्मेट में रहता है। इंटरसेप्ट फॉर्म अभी हम लोग देखा है x by a प्लस y by b इक्वल टू 1। द पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस एंड द रेशियो, ये सब हम लोग कभी नहीं सीखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला। हाँ बाइसेक्ट हो गया तो तुम देख सकते हो, भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ लाइन हुज इंटरसेप्ट इज बाइसेक्टेड, ये सब नहीं सीखेंगे हम लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला है, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ये सब नॉर्मल खुद ही एक क्वेश्चन बनता है, तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस को सिखा देते हैं लोग, नॉट रिक्वायर्ड, तब तो पागल हो जाएंगे इतना सीखेंगे तो। जनरल इक्वेशन, कोई भी एक लाइन, सेकंड ऑर्डर लाइन, linear equation of two variables will be presented
स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए, और इसका स्लोप क्या होता है माइनस ए बाई एक्स इंटरसेक्ट सी बाई। अच्छा ये क्यों नहीं होना चाहिए, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो होने में क्या अंतर है? अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब ए स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, मतलब कोई एक इमेजिनरी हो नहीं होना चाहिए, दोनों रियल होना चाहिए। ऐसा होने का क्या मतलब हुआ, इमेजिनरी हो गया तो वो नहीं हो सकता है, मतलब दोनों रियल होना चाहिए। ये तो रियल बोला है तो इसी को इस हिसाब से अंदाज में लेंगे, ठीक है ना। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो होने का क्या मतलब हुआ, दोनों जीरो, नॉट इक्वल टू आइदर ये कॉम्प्लेक्स होगा नहीं तो दोनों जीरो होगा, तो दोनों जीरो होने से तो ये सेट ही नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है ना। दोनों जीरो नहीं, उसी को लोग लिखा है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो होने से क्या होता है, इक्वल टू जीरो भी इक्वल टू जीरो, दो स्क्वायर नंबर के एडिशन, या फिर हम नेगेटिव से 6 मतलब इमेजिनरी भी नहीं होगा, वो तो रियल में बोल दिया, और यहाँ बोल दिया कि जीरो भी नहीं होगा, ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, एक जीरो हो सकता है, ठीक है ना। एट ए टाइम दोनों जीरो नहीं होना, इसको ऐसे बोलना है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू दिस इज इक्वल टू, सेम रहता है, एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम रहता है क्योंकि स्लोप सेम है, सिर्फ वाई की जगह में क्या आ जाता है पैरेलल लाइन, ठीक ना। एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम क्यों रहेगा, क्योंकि एक्स और वाई का कोफिशिएंट डिफाइन करता है स्लोप। जैसे इसका स्लोप कितना हो जाएगा माइनस ए बाई बी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हम इसको अगर कन्वर्ट करेंगे ए एक्स प्लस, ध्यान देना कौन सा तुम लोग बोर्ड में पढ़े हो कौन सा नहीं पढ़े हो, आई एम नॉट श्योर, ठीक है ना। तो अगर नहीं पता है तो बोलना, बोले सर ये तो नहीं पढ़े थे। देखो स्लोप हम लोग इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, तो स्लोप एक्चुअली डिपेंड करता है क्या, ए और बी के बीच में, तो एज लॉन्ग एज दे आर पैरेलल तो ए और बी में हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए पैरेलल हुआ तो ए और बी सेम रहता है, और सी के जगह में क्या आ जाता है, समझ में आया। और अगर परपेंडिकुलर हुआ तो क्या होता है, इसका अगर ए बाई बी है तो दूसरा का क्या होगा बी और ए, तो क्या होता है एक्स वाई का कोफिशिएंट चेंज हो जाता है, और साइन चेंज करना था किसी को क्योंकि माइनस है, तो इसलिए ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसका कुछ परपेंडिकुलर लाइन अगर लिखना है तो सबसे पहले बी एक्स ए वाई कर दो प्लस के इक्वल टू जीरो, किसी एक का साइन चेंज कर दो, मान लो ये प्लस इसको रहने दिया तो ये उसको माइनस कर दो, या फिर तुम इसको प्लस करके इसको माइनस कर दो, साइन किसी एक का चेंज करना होगा, नहीं तो -1 वाला नहीं आएगा, नहीं तो 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है ना। इसलिए देखो ये बनता है कोई भी पैरेलल लाइन का इक्वेशन, ये दे दिया इसका पैरेलल लाइन, अभी हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, थोड़ा ये सब करना होगा, ठीक है ना। दीज आर रिक्वायर्ड बेसिक थिंग्स। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस, इसका पैरेलल होगा तो क्या होना चाहिए, इक्वेशन क्या होना चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू जीरो। अब इसमें प्लस होना चाहिए तो इसके x के जगह में x1 y1 डाल देंगे तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, हालांकि नहीं चाहिए इतना, ये सब डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा, हम लोग कैसे इसका पैरेलल लाइन लिख के ये पॉइंट डाल देंगे हो जाएगा। नॉर्मल फॉर्म हम लोग ने बोर्ड में भी देखा था, ठीक है ना। नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या था, ये था p और ये था अल्फा, ठीक है ना। इसका जो नॉर्मल है वो ओरिजिन से कितना, मतलब वो लाइन ओरिजिन से कितना डिस्टेंस में है, दैट इज द नॉर्मल फॉर्म। ये सब एक बार जो फॉर्म में बोल रहा हूँ, दीज आर ऑल बोर्ड, जेई का अभी जस्ट शुरू होने वाला है जेई, ठीक है। सिमेट्रिक फॉर्म से शुरू होगा नॉर्मल फॉर्म के बाद से, ठीक है। ओमा ए कहाँ गया, इसमें ए था क्या नीचे, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू b। अभी कोई भी लाइन को नॉर्मल फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये स्टैंडर्ड लाइन है, हम लोग क्या c को उधर भेज के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं अंडर रूट, ठीक है ना। ये सब बोर्ड में भी किया था। एनी इक्वेशंस को हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करें, ये जो चीज है ये बहुत ही खास है, सिमेट्रिक फॉर्म या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। मतलब अभी से स्टार्ट हो गया, ये हम लोग ने नहीं किया, ये एक्चुअली वहां से आया है जो तुम्हारा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, देखो एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब तुमको स्लोप दे दिया, पॉइंट दे दिया, ठीक है ना। सिमेट्रिक फॉर्म को ध्यान दो, कहां से आया है सिमेट्रिक फॉर्म, बोलोगे सर इसमें तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है,
तो हम तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से जा सकते हैं, काहे ये सब फॉर्म में जाना, आई कैन यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, चलो जाओ, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू x माइनस x1। इसी को थोड़ा सा यहाँ मॉडिफाई किया है, y माइनस y1 इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा इंटू x माइनस x1। अब देखो y माइनस y1 बाय sin थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 बाय cos थीटा। ठीक है, अब इसका फायदा क्या हुआ, इसको कहते हैं सिमेट्रिक फॉर्म, उसी से आया है, tan थीटा को सिर्फ sin थीटा cos थीटा लिख के उसी से आया है। इसका फायदा ये होता है कि अपने को अगर कुछ भी एक पॉइंट चाहिए होता है, यहाँ से कोई भी स्ट्रेट लाइन से एक पॉइंट चाहिए, जैसे मान लो एट ए डिस्टेंस r यूनिट, इसके एप्लीकेशन क्या है, जैसे कोई भी एक लाइन उठा लिया मैं, कोई भी एनी लाइन, इसमें मान लो एक पॉइंट तुम्हारे पास मान लो पहले से दिया हुआ है, दैट इज योर x1 y1, ये थीटा अपने को पता है। इसी लाइन का हमको मान लो कुछ r यूनिट दूर में, मान लो 5 यूनिट दूर में इसका कोऑर्डिनेट क्या है वो जानना है, उसी लाइन में एक कोऑर्डिनेट जानना है जो 5 यूनिट आगे है, 10 यूनिट आगे या फिर पीछे भी हो सकता है, दैट विल डिपेंड। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग तब r लिख लेते हैं, तुम्हें अभी दिख जाएगा, x क्या हो जाएगा r cos थीटा प्लस x1। देखो इतना तक तो x1 था पहले से, अभी ये r है तो ये थीटा है, तो ये r cos थीटा हो गया, तो इसका नया कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 प्लस r cos थीटा, और हाइट क्या हो जाएगा y1 प्लस r sin थीटा। तो एक्चुअली सिमेट्रिक इक्वेशंस को यहाँ पर अगर r लिख दोगे तो अपने को पता चलता है, मतलब r यूनिट दूर में एक पॉइंट डायरेक्ट निकल जाता है। कभी कभी जरूरी होता है स्ट्रेट लाइन के इसी लाइन में तुमको 5 यूनिट आगे जाना है, तो क्या करेंगे, इधर 5 लिख के आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? अभी इसमें प्लस माइनस दोनों यूज हो सकता है, अभी डिपेंड करता है। माइनस जैसे इस केस में अगर पीछे आना होगा देन वी विल यूज माइनस, वो तुम थोड़ा देख के केयरफुली करना होगा। अगर फॉलिंग लाइन होगा, जैसे ये राइजिंग लाइन है, जैसे ये फॉलिंग लाइन है, फॉलिंग लाइन में अगर आगे जाओगे तो अब माइनस देना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तब माइनस देने से क्या होगा, माइनस r इंटू कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा तब, कॉस क्या होता है, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट वाला, इसका एंगल कितना होगा सेकंड क्वाड्रेंट, इसका देखो स्लोप कितना है, थीटा 90 से ज्यादा है, तो इसका कॉस थीटा ऑलरेडी नेगेटिव है, तो तुमने एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x कोऑर्डिनेट इसका आगे बढ़ जाएगा, सही है, लेकिन y कोऑर्डिनेट फॉल होना चाहिए, क्योंकि तुम माइनस r दोगे और सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए sin थीटा तो पॉजिटिव होगा, तो माइनस r इंटू sin थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट गिर जाएगा। ठीक है ना, फॉलिंग लाइन, तो इसलिए इसमें प्लस माइनस होता है। तुम ध्यान देना, ये इंक्रीजिंग लाइन में अगर आगे बढ़ना है, जैसे ये नॉर्मल लाइन है इंक्रीजिंग लाइन, इसमें आगे बढ़ने के लिए हम लोग r को प्लस लेंगे और पीछे आने के लिए r को माइनस लेंगे। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा अगर फॉलिंग लाइन होगा, फॉलिंग लाइन में आगे बढ़ने के लिए विल गिव ए माइनस साइन एंड देन विल गिव ए प्लस साइन, इसी को यहाँ पर बोला गया। ठीक है, r यूनिट दूर में अगर होता है तो पॉइंट ऐसा होता है, तो इसलिए इस पॉइंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू r। ध्यान देना ये r बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि r अपने को पता चलेगा प्लस है ना माइनस, वो डिपेंड करेगा। आज हम लोग इतना तक ही रखते हैं, जितना तक हम लोग किया। ऐसे ये सिमेट्रिक फॉर्म को शॉर्ट नोट्स में उठा लो, जल्दी उठा लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बहुत लंबा होगा। पहले का आई होप सबने शॉर्ट नोट्स में उठा लिया होगा, और जो बेसिक बोर्ड का फॉर्मूला है उसमें अगर कुछ कुछ तुम्हें लगता है कि वो तो अभी अपने को पता ही है, नहीं लिखने से हो जाएगा। शॉर्ट नोट तुम्हारे हिसाब से, मैंने पहले भी बोला, इफ यू थिंक दैट वो तो ऑलरेडी हो गया।